सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। 20 मिनट की सीरीज़ है। इस 20 मिनट की सीरीज़ में हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे चैप्टर 8 के बारे में। चैप्टर 8 रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन है। हमने जो टर्म 2 के अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं हम उनकी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। अगर आपने सीरीज़ देखनी है तो 1 to 1 आपको देखनी पड़ेगी। अभी हम चैप्टर जो है 8th कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी हम बेसिक बताएंगे। एक्सप्लेन सीरीज में सब कुछ हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। बेसिक में इतना समझने की कोशिश करिएगा कि आज से हजारों साल पहले बहुत सारे यात्री, व्यापारी और पुजारी और तीर्थकार बहुत लंबे समय से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन ना अच्छा होने की वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ता था, बहुत लंबा समय लगता था और लोग ज़्यादातर अपने इनोवेशन, जेम्स, पैसा और सोच की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते थे। ट्रैवलिंग के लिए ऑफ कोर्स पानी का या तो लैंड रूट बेस्ड होता था और काफ़ी लंबा समय लगता था, जो हमने मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने की कोशिश करी है। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ता चला गया वैसे वैसे हमारे जो लिंक थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने का, वो काफ़ी सक्षम और काफ़ी तेज़ी से होने लग गया। इसका जीता जागता एग्जाम्पल बस हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सामान नहीं जाया करता था, अब बहुत आसानी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ह्यूमन बीइंग और सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे मेन बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 एयर और चौथा है पाइपलाइन। मतलब सामान को लाने ले जाने के लिए यही एक तरीके होते हैं जिससे सामान को लाया ले जाया जा सकता है। और कम्युनिकेशन जो है ऑफ कोर्स उसमें भी हमने बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें अचीव करनी चालू कर दी है। सो लेट्स टॉक विद दिस वन बाय वन। हम देख सकते हैं कि सामान जो है हमारा एयरप्लेन से, ऑफ कोर्स पानी के जहाज से, शिप से, रेलवे से और नॉर्मल ट्रक, गाड़ी या जो भी बाइक है उससे सामान को लाया ले जाया जा सकता है। ऑफ कोर्स लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट की शुरुआत का एक प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। सबसे पहले व्हील बनाया गया था, जब जाके हमने गाड़ी वाड़ी, साइकिल वाइकल ये सब बनाना चालू कर दिया था। और इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स लैंड जो है सबसे मोस्ट इकोनॉमिकली है, सुटेबल है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हिली एरिया के अंदर भी है, ट्रांसपोर्ट के लिए चीपेस्ट माना जाता है और अच्छी तरीके से मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन इनका किया जा सकता है। ज़मीन दो तरीके की होती है, मेल्टेड और अनमेल्टेड। ऑफ कोर्स कच्ची पक्की रोड इनको कहा जाता है। बारिश के टाइम पीरियड पे जब ये खराब होना चालू होती है तो दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हर किसी कंट्री के अंदर जो ज़मीन है या जो सड़कें हैं उनकी गुणवत्ता अलग अलग है हर किसी कंट्री में। सबसे खतरनाक यूएस के अंदर, फिर इंडिया के अंदर, फिर चाइना के अंदर, ब्राज़ील, रशिया, ऐसे रैंडमली एक्सप्रेसवे, ज़मीनें, सबसे बड़े लैंड ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ा रोड, सबसे ज़्यादा इलाकों को कनेक्ट करने वाला रोड, सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए और यही इसमें बताने की कोशिश करी गई है। बस रोडवेज में प्रॉब्लम ये होती है कि ऑफकोर्स जो रोड के साइड के हिस्से होते हैं यहाँ पे बहुत सुविधाएं अच्छी नहीं होती है नॉन डेवलपिंग कंट्री के अंदर, और ऑफ कोर्स बहुत सारा शहरों में ट्रैफिक होता चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ वाई हम हाईवेज के निर्माण करते हैं और हाईवे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स। हमारे इंडिया में तो खैर अलग ही होते हैं रोड्स का क्लासिफिकेशन। नेशनल हाईवे हम कह सकते हैं कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसमें मेन जो है एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने वाली जो सड़कें होती हैं वो कनेक्ट होती है। डिफेंस मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा है कोऑर्डिनेटर, गोल्डन कोऑर्डिनेटर हाईवे, जो ऑफ कोर्स 4 राज्यों को कनेक्ट करने की, 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। पूरे भारत का 2% रोड यही है। इसका आप किलोमीटर देख सकते हैं। ट्रैफिक 40% ये कैरी करता है। आप कहते हैं स्टेट हाईवे CPWD बनाती है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कैपिटल्स इनको कनेक्ट करती है। 4% रोड यही है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत है कि कौन बनाता है और इसके अंदर ये कहाँ कहाँ के इलाकों को कनेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर बात करें इंडिया के अंदर तो डिस्ट्रिक्ट रोड ऑफ कोर्स यहाँ पे टाउन्स, हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट ऐसे इलाकों को कनेक्ट करती है। 14% रोड इसी का लेंथ है। रूरल इलाका सबसे ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ये रूरल इलाकों को कनेक्ट करती है तो 80% रोड इसी के ही है। रीजनल वेरिएशन, रोड की डेंसिटी अलग अलग है। असम में अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, सब जगह हमें अलग अलग देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ट्रांसपोर्ट जो ऑफकोर्स जो क्लाइमेट है उसकी वजह से भी रोड जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। बॉर्डर रोड का काम है सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर सीमा के जो भी रक्षक होते हैं उनको बनाने का। ये रोड वो बनाते हैं जो बॉर्डर के कोने के इलाकों में रहते हैं, उनके रोड की मेंटेनेंस करने का काम इन्हीं का होता है। अब हाईवेज़ की अगर बात करें तो हाईवेज़ जो है
ऑफकोर्स दूसरे डिस्टेंस रोड को जोड़ने की कोशिश करते हैं। 80 मीटर चौड़े हो सकते हैं, 6 लाइन 4 लाइन ऐसे से हो सकते हैं। ऑफकोर्स 2 भी होते हैं, इसमें ड्यूल फ्लाईओवर भी होते हैं, ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता नहीं है। ऑफकोर्स ये ज़्यादातर हाईवे जो होते हैं शहरों को और जो बंदरगाह होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ओवरव्यू ले पूरे वर्ल्ड का, तो नॉर्थ अमेरिका का अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में 0.6 किलोमीटर के ऊपर इतना डेंसिटी हमें हर किलोमीटर में देखने को मिलता है। हर 20 किलोमीटर के अंदर आपको हाईवे कनेक्ट हो जाता है। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इसमें जो है सिटी जो है पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा रोड जो है वो ऑफ कोर्स वैंकूवर से लेके ये रशिया के अंदर है और लास्ट आप सेंट जॉन तक देख सकते हैं। नहीं सॉरी, ये आपका कहाँ का है, ये आपका है क्या कहते हैं कनाडा का। ये कनाडा का है जो लास्ट वैंकूवर से लेके वहाँ सेंट जॉन तक कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और फिर ये है हमारा पैन अमेरिकन हाईवे। आप देख सकते हो कि लास्ट यहाँ पे आपका ये है नॉर्थ, अगर ये कनाडा है ये, और लास्ट में यहाँ आके ये कनेक्ट हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये भी बहुत बड़ा है। उसके बाद एक ट्रांसस्विट करके है जो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में है, 3000 किलोमीटर का इसका लेंथ है। उसके बाद एक और है रशिया के अंदर। रशिया के अंदर रोडों का या डेंसिटी जो हाईवेज का बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल रीजन को बहुत कनेक्ट करता है। वो लास्ट में ये व्लादिवोस्तोक और मॉस्को यहाँ तक ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये पेपर के अंदर आया था, ये आया था कि बताइए कि जो क्या कहते हैं ये वाले हाईवे इनकी खासियत क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पेपर के अंदर ये आता है कि लास्ट रशिया के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितना इसका किलोमीटर है वो आता है, आप फीचर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ के अंदर ऑफकोर्स हाई स्पीड, चीप मेंटेनेंस, और उसके बाद सुटेबल फॉर कंट्री टू कंट्री और प्ले स्टेट टू स्टेट भी हमें देखने को मिलता है। 13 लाख किलोमीटर की रेलवेज अभी तक पूरे वर्ल्ड में बनाई जा चुकी है। ऑफकोर्स डेटा आगे पीछे हो सकते हैं। कम्युनिकेटर्स यूके, यूएस, जापान, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। और ये डिपेंड करता है कैसे गेजेस पे बनाए जा रहे हैं, अलग अलग गेजेस होते हैं इनके, मतलब जो पटरी की चौड़ाई होती है उसके हिसाब से। यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका डेंसिटी देखने को मिलता है और अकेला ही यूरोप में 4,40,000 की डेंसिटी रेलवेज की है। बेल्जियम में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है। ऊपर से हमने अंडरग्राउंड रेलवेज भी बनाई है जो लंदन और फ्रांस को कनेक्ट करती है। कुछ है जो ऑफकोर्स रेलवेज जो है रशिया के अंदर है, रशिया में 40%, अमेरिका के अंदर है। उसके बाद कुछ पब्लिक सेक्टर में इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया में 4000 किलोमीटर की रेलवेज है। हर किसी का अलग अलग डेंसिटी दे रखा है। एशिया में भी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे क्या कहते हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट भी कनेक्ट होता है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमें फ़ायदा भी होता है। जैसे कि ट्रांस साइबेरियन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवेज नेटवर्क में आता है। आप 6 क्लास से ट्रांस साइबेरियन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके लास्ट यहाँ पे व्लादिवोस्तोक तक ये कनेक्ट हो रहा है। ये कहाँ के इलाकों से कनेक्ट होता है वो देख सकते हो। 9332 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दैट इज़ वाई आने के पूरे चांस है। डबल ट्रेंड है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रीफाइड है, कनेक्ट कर रही है बहुत सारी वेस्ट की मार्केट को। ट्रांस कनेडियन रेलवे ऑफकोर्स कनाडा का है, तो कनाडा में 7000 कुछ किलोमीटर का है और 1866 में कनेक्ट हुआ था। काफ़ी इलाकों को इंपॉर्टेंट उसको कनेक्ट करता है, गेहूं और मांस को ले जाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर जो है इसको बोलते हैं यूनियन एंड पैसिफिक रोड। इसका भी आप देख सकते हो, इसका एक चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट आप ऐसे बना लीजिएगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट कैसे बनाना है आपने, चार्ट आप ऐसे बना लें, सभी का नाम लिख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्या कहते हैं रेलवे है वो नाम लिख लीजिएगा, उसका डिस्टेंस लिख लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस में इसका कब बना था, व्हेन, ये कब बना था और कौन कौन सी सिटी या शहर को कनेक्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट में क्या क्या लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप 4 याद कर लेंगे ना, 4 लिख लेंगे तो आपको कोई सा ही पेपर के अंदर आए आपको लिखने में बहुत आसानी रहेगी। तो इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये सारे के सारे वही है, 3-4 याद कर लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब ये कुछ रेलवेज है जो ऑफकोर्स इसे ओरिएंटलिस्ट रेलवेज बोलते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कनेक्ट हो जाती है। तो ऑफकोर्स इससे फ़ायदा ये होता है कि जो रेलवेज होती है उसके थ्रू कोई सामान आ रहा है तो ऑफकोर्स हमें फ़ायदा होता है कि जल्दी आ जाता है, 10 दिन में ही सामान आ जा रहा है ना। और तो जो सामान 10 दिन में आ रहा हो 96 आवर्स में आ रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वाटर वेव्स का भी सेम आपने ऐसे ही करना है, सबसे चीपेस्ट है, हैवी और गुड्स बल्कि के लिए बहुत आसान है। फिक्शंस मतलब घर्षण का कोई इस्तेमाल नहीं होता। ऑफकोर्स फ्यूल बहुत कम लगता है, रोड के मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं है,
शिप बहुत जगह से आ जाते हैं। और सी रूट्स का हमारे इंडिया को बहुत फ़ायदा है क्योंकि हमारी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है, ये एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता है। ऑफकोर्स वास्को डी गामा भी ऐसे ही आया था। सिंपल रूट्स है, ट्रैवल है, बस मेंटेनेंस कॉस्ट में आती है नेविगेशन को लेके। और अब तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान को जब लेके जा रहे हैं तो अब चैम्बर्स बन चुके हैं, रेफ्रिजरेटर्स बन चुके हैं, तो उससे भी हम सामान को बहुत आसानी से ला ले जा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ओशन की अगर बात करें तो कौन कौन सा बिजी है, तो ऑफकोर्स फिर से आपने ऐसे ही करना है कि आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट रूट्स कहाँ कहाँ के बिजी है, कहाँ सा कौन सा कंट्री किसको कनेक्ट करता है, कितने डिस्टेंस का ये है ना, कौन कहाँ से कनेक्ट करता है। तो इसका भी एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना लेंगे तो आपको सारा का सारा केप ऑफ गुड होप्स, साउथ सदर्न अटलांटिक सी, ये सारा एक ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें लिख के रख लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोस्टल शिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों ने स्विस कैनाल भी बनाया है। स्विस कैनाल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1869 में बनाया गया था। और उसके बाद क्या कहते हैं, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा डिस्टेंस बहुत कम हो गया और सामान को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक हमने पनामा में बनाया था कि मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को से कोई सामान न्यूयॉर्क भेजना है, तो अगर इसके थ्रू भेज रहे हो तो आप आसानी से भेज सकते हो रेलवे से। लेकिन अगर किसी बंदे को यहाँ कोई कंट्री रह रही है और उसको भेजना है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स वो यहाँ से पहले इधर नहीं जाएगा, यहाँ से हमने पनामा के अंदर एक एग्जिट दे दिया है और यहाँ से भी निकल जाएगा, इसे पनामा कैनाल बोलते हैं। और ऑफकोर्स बहुत फ़ायदा हुआ इसका भी हमें, है ना। तो यहाँ से भी एक एंट्री हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 72 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है इसका पूरा का पूरा, है ना, और 26 मीटर अबव है। हाँ, ये इनलैंड वाटर वेव ज़रूरी है। इनलैंड वाटर वेव जरूरी क्यों है, क्योंकि ये वाटर वेव जो होते हैं, एक तो होता है कि एक ओशन का दूसरे ओशन से कनेक्ट हो जाना, लेकिन इनलैंड वाटर वेव्स होता है कंट्री के अंदर ही ये रहता है। और ऑफकोर्स स्टीमर्स और बोट्स का इस्तेमाल करके हम जहाँ पे डेंस जंगल होते हैं, जहाँ रोड बनाए जा नहीं सकते, फ्लाईओवर्स बनाए नहीं जा सकते, लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं इनलैंड वाटर वेव का इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। डेवलपमेंट के लिए हमें नेविगेशन, वाटर फ्लो और ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी अच्छी करनी है। और ऑफकोर्स प्रॉब्लम जब आती है, जब हमारा क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ता है और यहाँ पे क्या कहते हैं वाटर का जो फ्लो होता है बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आती है, पूरा मेंटेनेंस रहे, सूख जाए तो दिक्कत। उसमें से ये पेपर के अंदर आपके आया था और ये इंपॉर्टेंट है कि राइन वाटर वेव्स है क्या। तो राइन इनलैंड वाटर वेव्स 3-4 है बस इसमें। तो जो भी वाटर वेव्स है ना, जैसे मान लीजिए कि राइन है, राइन की जगह कोई एक और होगा, XYZ कोई एक और होगा, तो याद रखिएगा कि वो ये क्या कहते हैं कौन सी कंट्री को कनेक्ट करता है, ये याद रखिएगा, कितने किलोमीटर का ये है, उसके बाद कौन से सामान को लेके जाता है, कौन से गुड्स को लेके जाता है। ऐसे 3 पॉइंट अगर आप ऐसे कॉलम बना के याद कर लेंगे तो आपको ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और 3 मार्क्स में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है इस चैप्टर का, या तो राइन वाटर वेव्स का पूछ ले या डैन्यूब वाटर वेव्स का पूछ ले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने चार्ट बोला, चार्ट बना लीजिएगा और तीनों को चारों को एक साथ लिख लीजिएगा। ये कंट्री के अंदर ही होते हैं जो आपको सामान को लाने ले जाने में हमारी मदद करते हैं। तो 3-4 का एक चार्ट बना लेंगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत जल्दी डिस्टेंस प्लेस को कंफर्टेबली कनेक्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। स्नो और फॉरेस्ट एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे डिजास्टर्स एरिया होते हैं वहाँ पे सामान को ले जाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि पैसे वाली, इसमें पैसा बहुत लगता है, इसलिए डेवलप कंट्री के पास हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें आवर्स और मिनट्स बहुत मैटर करते हैं कि सामान और फ्लाइट कैसे आ रही है। इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस की बात करें जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करती है, तो ऑफकोर्स डेंस नेटवर्क जो है वो हमें डेवलप कंट्री USA, वेस्टर्न यूरोप और साउदर्न एशिया के अंदर देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में बहुत कम है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे कमर्शियल, यहाँ पे लिखा हुआ ना, US ओनली यूज 60% ऑफ एयर ट्रैफिक, मतलब 60% ऑफ एयर ट्रैफिक तो US ही इस्तेमाल करती है। सोचिए, पाइपलाइन, सामान को लाने ले जाने के लिए लिक्विड और गैस जैसी चीज़ों के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ती है। पाइपलाइन एक क्या कहते हैं अनइंटरप्टेड फ्लो की तरह बहता है, पैसा नहीं लगता, एक बार बना दिया। हाई माउंटेन्स के लिए, ज़मीन के सी के अंदर के लिए, पहाड़ियों के लिए, सब जगह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारा इंडिया से लेके ईरान तक एक लॉन्गेस्ट वो क्या कहते हैं पाइपलाइन है, जिससे सामान को लाया ले जाया जाता है। कम्युनिकेशन में ऑफकोर्स कम्युनिकेशन से पहले कबूतर भेजते थे और फिर बाद में ईमेल तक का सफ़र बहुत लंबा रहा। और हमें पता है टेली कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों ने टेलीफोन और उसके साथ ऑडियो विजुअल और साथ में क्या कहते हैं प्रिंट,
यहाँ तक ही नहीं रुके हम इसके आगे चले गए, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर तक पहुँच गए, जहाँ पे हमने स्पीड को बहुत तेज़ी से सामान या इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए इस्तेमाल में लाने लगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट 1970 के अंदर यूएस के द्वारा स्टार्ट करा गया था और कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया। शुरुआती समय में इसे यूएस की मिलिट्री इस्तेमाल करती थी, लेकिन बाद में इसे सैटेलाइट दूसरी कंट्री में भी लॉन्च करने लगे। ऑफ कोर्स यूएस की सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है, इंडिया 7वें नंबर 8वें नंबर पे आता है, लेकिन इंडिया ने भी क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च करी, जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो और अच्छा और बेहतर हो सके। हमने यही नहीं रुके, हमने क्या कहते हैं रॉकेट को भी बनाया। साइबर स्पेस में जो भी आप वेबसाइट्स बनाते हैं, तो साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, वहाँ पर भी आपको एक ज़मीन लेनी पड़ती है, उसको किराया देना पड़ता है, तो उसकी शुरुआत भी अमेरिका ने ही करी थी। और ऑफकोर्स यूके, जर्मनी, जापान, यहाँ पे इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन का बढ़ता हुआ दौर है। आप सभी और मेरे जैसे लोग जो हैं कम्युनिकेशन की वजह से ही हम बहुत तेज़ी से डेवलप हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो मैंने मेन चीज़ कही है वो याद करने का तरीका, कॉलम बना के चीज़ों को लिख के रखना वो ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आपको ऑफकोर्स पेपर में लिखने में बहुत आसानी रहेगी अगर आप वो नोट्स बना लेते हैं। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि मेन पेपर के अंदर क्या आना है, कैसे बनाना है नोट्स को, चैप्टर में मेन कंटेंट क्या था। जब तक के लिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।